की एप्लीकेशन स्टार्ट कराती थी लास्ट ईयर, वो लास्ट टाइम याद है, कोरियर एप्लीकेशन। यस सर, कोरियर करवा दी थी। एप्लीकेशन में मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए, वो किया तुमने? नहीं सर, मैंने नहीं किया सर अभी। फिर बताइए कैसे होगा रिवीजन, कैसे तुम लोग सीखोगे? मुझे तो यही समझ में नहीं रहा कैसे सीख रहे हो। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ये एप्लीकेशन का, और 100% श्योर रहता है ना। बोलो बेटा कैसे होगा काम? क्वेश्चन क्या दिया था जरा याद है? बोलो जरा क्वेश्चन क्या था। हेलो। यस सर। हाँ क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन क्या था? सभी लोगों को मैसेज कर दो भाई, अगर रिवीजन करना है तो ज्वाइन करें, नहीं तो फिर आपने एचओडी से कहिए कि ना जरूरत नहीं है हमें रिवीजन की, या फिर सर लिंक मैंने शेयर कर दिया सर ग्रुप में सर, अभी सब आ जाएंगे बच्चे। चलो तो ये तुम बताओ क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन याद है, लिखा था तुमने? नहीं सर, अभी सर नोट्स बनाए नहीं है सर, मैंने रिमाइंडर क्लासेस के सर तो अभी सर कब मैं सर बनाओ कब बनाओगे नोट्स, कब बनाओगे, जब एग्जाम खत्म सर हो जाएंगे? सर अभी जो सर आपकी जो कंटिन्यू क्लासेस हो रही है ना सेट्स वाली फंक्शंस की, सर मैं सिर्फ उसी के नोट्स बना रहा हूँ सर अभी मैं। मेरी बात सुनो, देखिए आज जो हमारी केवल रिवीजन क्लास होती है, पूरे लंच में ना 3 घंटे आप लोगों को मिलते हैं गैप के लिए। पहले 2 लेक्चर चलते हैं, फिर 3 घंटे का गैप, फिर आपको 1:40 से दोबारा ज्वाइन करना होता है। तो टाइम तो सफिशिएंट है, आप यूटिलाइजेशन नहीं करते हो उसका। टाइम तो मोर देन सफिशिएंट टाइम है, और यही टाइम रहेगा, मतलब टाइम कोई वो 24 घंटे से बढ़ तो जाएगा नहीं। कॉलेज का टाइम 9 से यस सर, 5 ही टाइम रहेगा, तो 9 इतना ही से 5 ही रहेगा। रहेगा, टाइम तो इतना ही रहेगा। आपके मैनेजमेंट के ऊपर है, आप कितना उसको मैनेज करते हो टाइम को, कितना वेस्ट करते हो, कितना यूटिलाइज करते हो, ये आपके ऊपर है। अब मैं 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार करा रहा था, मैंने कि चलो एक बार और रिवीजन हो जाएगा, तो आप देखिए बच्चे ही नहीं हो तो मैं क्या करूं बताइए। सर देखो आज जिन शाम में सर उसका पीपीटी लगेगा सर, वाइवा सर सभी उसी में लगे होंगे सर, सारे बच्चे आज, इसलिए कोई नहीं है। कब है बाय बाय? सर आज इवनिंग में सर 3:30 बजे क्लास है मैम की, उसमें है। देख लीजिए भाई, मैथ्स में सबसे ज्यादा, और डिप्लोमा होल्डर्स की मैं फिर भी कह रहा हूँ सबसे ज्यादा बैक लगती है, पता कर लो किसी भी पुराने स्टूडेंट से कि सबसे ज्यादा मैथ में बैक लगती है इसमें, और डिप्लोमा होल्डर्स की लगती है सबसे ज्यादा। रीजन ये रहता है कि डिप्लोमा होल्डर्स, बुरा मत मानिएगा, रिवाइज नहीं करते हैं, उनको 10th का और 12th का बेसिक पता नहीं है। मेन रीजन यही रहता है, और इसकी बैक लग गई तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल का काम होता है मैथ्स में। ये सर मतलब मैथ की बैग निकलना सर बहुत मुश्किल है, निकल ही नहीं पाती सर बच्चों की बैग तो सर, मैथ की मतलब मैंने ये मैंने सुनने में देखा आता है। 4th ईयर बच्चा मतलब 4th ईयर में पहुंच गया, उसकी मैथ्स की बैक अभी भी लगी हुई है, अभी भी पड़ी हुई है मैथ की बैक। मैंने बहुत बच्चों को देखा, और मेरे से पास आते हैं कि सर प्लीज हमारी बैक निकलवा दो। तो बैक कैसे निकलवा दे जब तुम तैयारी नहीं कर रहे हो? मेरे पास घुट्टी तो है नहीं, टीचर किसी भी टीचर के पास घुट्टी तो है नहीं। अल्टीमेटली तुम्हें करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए टाइम। अब तुम ये चाह रहे हो कि 4-5 दिन बाद एग्जाम है, और आज मैं उसको ना सिलेबस को तुम्हें समझा दूं, तो मतलब क्वेश्चंस करना सिखा दूं, तो 4-5 दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता मैथ्स में, तो खास तौर पे बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 1.5-2 महीने का टाइम लगता है। स्पीड से पढ़ाओगे तो भी 1.5-2 महीने लग जाते हैं। तो ये चीजें जो है बेटा सिस्टमेटिक होती हैं, और धीरे धीरे ही समझी जा सकती हैं, और इनके लिए बेस क्लियर होना चाहिए, 10th का 12th का कम से कम। आपको ना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये तो करने आने ही चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो क्या करें बताओ, क्वेश्चन करा दें तुम्हें? सर कोई आई नहीं है क्लास में सर, मैं अकेला हूँ सर। अब बताइए सर, आपको नहीं करवाना नहीं, तो ये तो करवाइए। आपको बताना है, ये तो आपको बताना है। क्वेश्चन करा दूं मैं तुम्हें एप्लीकेशन का जो मैंने दिया था? फॉर्मूले तुमने ठीक है नोट सर। कर लिए थे, सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव का, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे लास्ट टाइम, है तुम्हारे पास वो लिखे हुए? सर सर फॉर्मूले सर आपने करवाया सर, वीडियो रिकॉर्डिंग है सर मेरे पास, लेकिन सर मैं नोट्स नहीं बनाए थे सर आपकी क्लासेस के सर, तो रिमिडल तुम वाले। जैसे मेरी क्लास अटेंड करते हो तो मैं फॉर्मूले वगैरह लिखवाता हूँ तो नोट नहीं करते हो उन्हें? सर मैं कंटिन्यू क्लासेस ही कर रहा हूँ, पर सर रेमिडल क्लासेस का सर अभी मैंने कोई नोट नहीं बनाया सर आपकी इसका रेमिडल क्लासेस का। हाँ तो मैं समझ गया, आपके पास फिर कुछ भी नहीं है, यानी कि तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि लास्ट टाइम मैंने जो है
3 फॉर्मूले लिखाए थे इस एक्सरसाइज के लिए, वो भी तुम्हारे पास नहीं होंगे नोट। तो फिर यस ये सर। तुम्हारी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चंस है, समझ में ही नहीं आएंगे फिर तुम्हारे ये। कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लो फिर अपनी, जो भी डिफिकल्टी हो किसी सी, सर मतलब मतलब ऐसे सर मतलब सर मैथ को तैयार कैसे करूँ सर, ये पूछना चाहता हूँ सर मैं, मतलब तैयार कैसे करते हैं। देखिए आप, मैंने मेरा लेक्चर अटेंड किया, देखो अब तुम डिप्लोमा कर चुके हो, तुम्हें मालूम है वहां पे तुमने कैसे तैयारी की थी, ठीक है। 12th तुमने यस कर ही सर। लिया, या 12th नहीं किया, चलो डिप्लोमा किया, पता तो है सारी सर चीजें। 12th की हुई है सर, ओपन से की हुई है 12th सर, मैंने NIOS से। हाँ, तो वहां पे तुमने कैसे तैयारी की थी। सर वही सर मैथ की बुक थी सर, मतलब प्रैक्टिस की थी सर, और तो नया कुछ क्या नहीं था, मतलब जो तो वो एग्जाम्पल्स थे लेक्चर जैसे सॉल्व। अटेंड किया आपने, जैसे लेक्चर मेरा अटेंड किया या किसी टीचर का अटेंड किया, ठीक है, उस टीचर ने कुछ कंसेप्ट बताए, कुछ फॉर्मूले बताए, उन्होंने 2-3 क्वेश्चन करके दिखा दिए, जैसे मैं करता हूँ क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ, आप लोग से पूछता भी जाता हूँ बीच बीच में, ये समझ में आया या नहीं आया पूछ लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि 2-3 क्वेश्चन अपनी तरफ से लगा के देखने हैं आफ्टर माई लेक्चर, यस सर। ठीक है। और जो क्वेश्चंस कराए उनको भी आप एक बार लगा के देख लो। तो दिन में 2-3-4 क्वेश्चंस लगा के देखने पड़ेंगे ये मेरे सब्जेक्ट के, यही प्रैक्टिस होती है। फिर अगले दिन जो दिक्कत आ रही है उसको डिस्कस कर लिया, जो क्वेश्चंस आपने किए हैं, इसको ही कहते हैं प्रैक्टिस। और कैसे प्रैक्टिस होती है, लेकिन ये प्रैक्टिस तुम्हें रेगुलर करनी पड़ेगी। रेगुलर से मतलब ये है कि आज जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया, उसके टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने समझाए, उसी टॉपिक के क्वेश्चंस आपने दोबारा कर लिए मेरे लेक्चर खत्म होने के बाद। यस सर। तो ये सारी चीजें बेटा तुम्हें खुद ही करनी पड़ेंगी, इसमें है ना कोड भी। अब तुम ये चाहते हो कि उंगली पकड़ के छोटे बच्चे की तरह पढ़ाया जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, हाँ सर वो पॉसिबल नहीं है। है ना, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए जो है रेगुलर मेरी क्लास अटेंड जब करते हो तो उसको यूटिलाइज करिए। केवल मेरी क्लास अटेंड करने से फायदा नहीं होगा जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करते हो। रिवीजन मतलब तुम मेरे लेक्चर के तुरंत बाद उस क्वेश्चन को करनी करते हो, या उस दिन नहीं करते हो। जैसे मान लीजिए मेरे लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर है, तब तो टाइम ही नहीं है, लेकिन जब 1.5-2 घंटे बाद जब क्लास सारी ओवर हो जाएंगी, तब उसके बाद तो टाइम है तुम्हारे पास, यस सर। तो तब करिए उस चीज को। छाया तुम्हें कुछ पूछना है बेटा, मैं एप्लीकेशन करा रहा था फोरियर ट्रांसफॉर्म का। अभी तो नहीं पूछना है। तो मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था, याद है, करने के लिए फोरियर पर। मैं जब एप्लीकेशन करा रहा था हाँ फोरियर तो की, दिया था। तो मैंने सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव के 3 फॉर्मूले बताए थे और एक क्वेश्चन दिया था। मैंने कहा कि ये लंबा क्वेश्चन है, अभी मैं नहीं करा पाऊंगा, आज कराऊंगा, मतलब आज के लिए बोला था। तो वो क्वेश्चन है नोटेड तुम्हारे पास, बोलो। यस सर। तो क्वेश्चन मैं अभी मैं पूछ रहा हूँ, स्टार्ट करा देता हूँ, कराना तो है ही है, बाकी लोग क्यों नहीं आए आई डोंट नो, उनकी इच्छा है भाई, वो जैसा करना चाहे। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब बच्चा फेल हो जाता है ना, तब हमारे पास आता है कि सर हमारी बैक लग गई है, अब कैसे निकलेगी। अब ये तो दिक्कत है, कैसे क्या निकलेगी। आप अभी से मेहनत करिए, निकल जाएगी, कोई बड़ी चीज तो नहीं है। मेहनत तो अभी करनी है, तब भी करनी है। मैथ में तो बेटा प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, बगैर प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते हो उसमें कुछ भी। एग्जाम में कोई यस वो सर। थोड़ी है आप कर पाओगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आप खाली बैठे रहोगे। चीजें कठिन भी नहीं है, एक बार समझ ली, एक बार करके देख ली, तो बहुत आसान लगने लगेंगी। कठिन इसलिए लगती है क्योंकि करके देखते नहीं हो आप लोग। चलिए वो क्वेश्चन बोलिए बेटा, क्या था वो। एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है ये। यस सर। यस बोलो सर। क्वेश्चन बेटा क्या था। Sir, apply appropriate Fourier transform to solve the equation. अप्लाई एप्रोप्रिएट Fourier transform फोरियर ट्रांसफॉर्म to solve the equation टू सॉल्व द इक्वेशन du over dt डेल यू ओवर, dt. So del square नहीं है सर. हाँ डेल टी, एक मिनट हटा देता हूँ, डेल यू ओवर डेल टी Equal to हम्म del square u over del x square. हम्म So x is greater than 0
t is greater than 0. Okay. Subject to the condition. Subject to the Conditions. conditions. du over del x. Del u होगा ना? Yes sir, del u over del x. Del x. X is equal to 0. Is equal to 0. Okay. Second. And u bracket में x comma 0. u x comma 0 ना? Yes sir. Is equals to parenthesis 0 smaller than equal to x. अच्छा, क्या चीज? 0 हाँ। smaller than equal to x. नहीं समझ में नहीं आया, तुम क्या कहना चाहिए? when के बाद क्या लगेगा? 0 when x lies between करके बोलो। Yes sir, 0 is smaller than equal to वाला साइन है सर। 0 x is less than or equal to होगा ना, ऐसे होगा। Yes, देखो 1. 0 to 1। Yes sir. देखो जरा, ये लिखा है, सही लिखा है? सही लिखा है ये? Yes sir. सर जो स्मॉलर देन है उस पे इक्वल का साइन भी आएगा। दोनों में? Yes sir. देखो Yes, अब सही है? Yes sir. चलिए बोलिए सेकंड वैल्यू। 0 दोनों 0 कैसे हो जाएंगी? ऊपर 0 नहीं होगा। हाँ जी। सर ये जो ऊपर आपने 0 अलग से लिखा है आगे, वो नहीं होगा सर। तो वहां पर तुमने क्या बोला था? तो 0 तो बताया था मुझे, बताइए क्या था फंक्शन? ये नहीं सर। हाँ अब ठीक है। तो वैल्यू तो बोल, अरे भाई मेरे, फंक्शन तो बोलिए x का यहाँ पे क्या आएगा? आपने नोट नहीं किया है इसका मतलब। एक मिनट रुको, बुक में देखता हूँ। आपने क्वेश्चन ही अधूरा लिखा है। ये है x, यहाँ पर x आएगा, और 0 है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। यही तो है ना? यस सर। थर्ड कंडीशन है बेटा। क्वेश्चन तो कंप्लीट लिखा करो। u x, t is bounded। दिख गया ये क्वेश्चन सबको, तीनों कंडीशंस? यस सर। अच्छा ये बताइए कि जब हम इन तरह की क्वेश्चंस करते हैं, इसने लिखा है ना अप्लाई एप्रोप्रिएट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखे, लेकिन हमें करना है इसे फोरियर ट्रांसफॉर्म से ही है क्वेश्चंस को। तो मैंने ये बताया था कि हम या तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करते हैं। तो आप मुझे बता सकते हो इसमें ये फोरियर साइन से होगा या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से सॉल्व होगा, किससे होगा? छाया? यस सर। किससे होगा बोलो? देखिए हम इसके लिए क्या करते हैं, डिसाइड कैसे होता है कि फोरियर साइन से होगा या फोरियर कोसाइन से होगा। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, टिक लगा रहा हूं मैं, डेल यू ओवर डेल एक्स एक्स इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमें गिवन है। जब डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर मैं बॉक्स बना देता हूं, अगर गिवन होती है तो हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। कब लगाते हैं दीपक फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, कब लगाते हैं? सर जब डेल यू ओवर डेल एक्स हो, जब एक्स इक्वल टू 0 हो, जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। पूरी अच्छी तरीके से बोलो, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0, जो बॉक्स लगाया है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ये वैल्यू दे रखी हो, कोई जरूरी नहीं है 0 हो, 1 भी हो सकती थी, 0 की जगह 2 भी हो सकती थी, पर ये वैल्यू तो गिवन है ना, डेल यू ओवर डेल एक्स की एट एक्स इक्वल टू 0, ये वैल्यू गिवन होने की वजह से हम यहाँ पर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। बोलिए। डेल यू ओवर डेल एक्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 1 2 जो भी हो, मतलब वहां पे हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म अरे लगाएंगे। अरे अरे अरे, तुम तो इसका मतलब सुनते भी नहीं हो ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पर गिवन हो, दे रखी हो, x इक्वल टू 0 होना जरूरी है।
बोलिए, अब समझ में आई? ओके सर, एक्स की वैल्यू हाँ yes, सर आ गया। क्या समझ में आया, बोलना जरा दोबारा। सर डेल यू ओवर डेल एक्स पर सर एक्स की वैल्यू जीरो होना जरूरी है, मतलब यहाँ पे जब भी फॉरवर्ड कहाँ ट्रांसफॉर्म पर जीरो लगेगा होना जरूरी है? एट एक्स की वैल्यू जीरो पर, यहाँ पे जो दिया हुआ है हाँ, आपको। ये x इक्वल टू जीरो ये होना जरूरी है, अंडरलाइन कर दी देखो मैंने, ठीक गया? ये सर x इक्वल टू जीरो, x इक्वल जीरो पर डेल यू ओवर डेल x की वैल्यू हमें दे रखी हो, इस क्वेश्चन में दे रखी है ये वैल्यू, इस वजह से फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगेगा यहाँ पे। और अगर x u की वैल्यू x इक्वल टू जीरो पर दे रखी होती, केवल u की वैल्यू x इक्वल जीरो पर दे रखी, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगाते। Fine. बोलिए, समझ में आ गई ये बात दोनों को? Yes, sir. चलिए, तो इस क्वेश्चन को जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको लिख लीजिए, डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। दिख गया? ये सर अब क्या करेंगे, नाउ टेकिंग फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में डेल यू ओवर डेल टी का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा छाया? डेल यू ओवर डेल टी एक फंक्शन है, इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा, फॉर्मूला बताओ, बोलो। अच्छा, मान लीजिए मुझे एफ एक्स फंक्शन दे रखा होता तो इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का क्या फॉर्मूला लगाते? बोलो। अगर मुझे एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखते? ये लाइन खींच के मैं राइट हैंड साइड पे बता रहा हूं, दिखाइए राइट हैंड साइड में। यस सर हाँ, तो क्या फॉर्मूला लगाते? यस इसका मतलब तुमने कुछ भी करके नहीं देखा है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म साइन ट्रांसफॉर्म तो बहुत दिन पहले ही करा दिए थे। जीरो टू इंफिनिटी एफ एक्स कॉस पी एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने? बोलो, दिख गया? यस सर बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, बैठे बैठाए डिग्री नहीं मिलेगी एक ही ट्यूब में, ये मैं तुम्हें बता दूं। चलिए, तो यहाँ पर एफ एक्स का काम कर रहा है डेल यू ओवर डेल टी और कॉस पी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताइए, एक्स आएगा क्या आएगा? एक्स आएगा ना, बोलो। यस सर एक्स आएगा एक्स cos के px रेस्पेक्ट में आएगा कॉस पी एक्स डी एक्स, और राइट हैंड साइड में डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बोलो। अब कितना लिखूं, बोलो भाई। डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर एक्स एफ एक्स का काम कर रहा है, तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, लिमिट जीरो से इंफिनिटी हो गई, इंटीग्रेशन की, cos स्क्वायर px स्क्वायर कहां से आ गया, कॉस स्क्वायर कहां से आ गया, क्यों भाई? कॉस पी एक्स डी एक्स, बोलो, दिख गया? यस सर ये तुम लोग नहीं बता पा रहे हो, किस वजह से नहीं बता पा रहे हो? क्योंकि तुमने प्रैक्टिस की नहीं है। ये तुम तभी चीजें बता पाओगे जब तुम क्वेश्चन को खुद करके देख लोगे। आपको स्कूटर बाइक चलाना सीखनी है, छाया तुम्हें स्कूटी चलाना सीखनी है, मैं स्कूटी चला के तुम्हें दिखा दूं तो क्या तुम सीख जाओगी स्कूटी? हाँ या ना का सर जवाब वो दो। छाएगा सर, छाएगा सर, माइक काम नहीं कर रहा है सर, वो मतलब ऑटोमेटिक म्यूट हो गया है सर।
अच्छा तुम बताओ, चलो तुम्हें ना बाइक चलाना सीखनी है और मैं तुम्हें बाइक चला के दिखा दूं तो तुम बाइक चलाना सीख जाओगे? सर प्रैक्टिस तो सर करनी भी होगी सर, बिना फिर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। मतलब जब तक उस पे तुम सवार नहीं होगे खुद, मैं तुम्हें समझा दूंगा कि भाई देखिए ये फंक्शन है, ऐसे ऐसे बाइक को चलाते हैं, अपने साथ बैठा भी लूंगा, लेकिन अल्टीमेटली तो तुम्हें खुद चढ़ के चला के देखना पड़ेगा, यानी कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो समझ में आएगी बाइक कैसे चलती है। वही हाल क्वेश्चन का भी है, न्यूमेरिकल्स का भी है। मैं तुम्हें समझा दूंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये फॉर्मूला है, ये कंसेप्ट है, ये स्टेप्स है। इसके बाद भी तुम्हें करना नहीं आएगा, करना कब आएगा? जब तुम खुद करके देखोगे। आ रही है बात समझ में? यस सर। हाँ, केवल यस सर नहीं, ये करके देखना। मैं ये क्वेश्चन तुम्हें समझा रहा हूँ, मेहनत है इस क्वेश्चंस में। अब ये समझ में तुम्हारे तभी आएंगे जब खुद करके देख लोगे मेरे बाद, मेरे लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद। चलिए तो ये बताइए, लेफ्ट हैंड साइड में ये इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी डेल यू ओवर डेल टी कॉस पी एक्स डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं? ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, और उल्टी बात होती है, ये पार्शियल डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ऐसा लिख दिया मैंने, जरा देखो स्टेप दिखाई दिया लेफ्ट हैंड साइड का, डी ओवर डी टी सर यू को इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी यू कॉस पी एक्स डी एक्स, ये डेल ओवर डेल टी को मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, तो ये टोटल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जब मैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन कर रहा था तो मैं ना डिफरेंशिएट कर रहा था, तो अंदर ले जाके वो पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो रहे थे। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव अंदर है इंटीग्रेशन के, तो बाहर आके ये टोटल में कन्वर्ट होगा, उल्टा होगा उसका। बोलिए। हाँ या ना का जवाब दीजिए। जी सर होगा। अच्छा, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर कॉस पी एक्स, ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है किसका? डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर का फोरियर कोसाइन ट्रांस, दिख गया? जी सर दिख गया। अच्छा, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी यू कॉस पी एक्स डी एक्स, अब ये क्या बन गया? ये मैं गोला बना रहा हूं इसमें, ये क्या बन गया देख के बताइए, क्या बन गया ये बन गया फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म किसका? यू का। बना या नहीं बना? यू बार, इसको बार से लिख देंगे, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को या साइन ट्रांसफॉर्म को हम बार से भी लिख देते हैं, यू है तो यू बार लिख दिया, दिख गया ये सबको? जी सर दिख गया। अब राइट हैंड साइड में फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें याद तो होगा नहीं लेकिन फिर मैं लिख दे रहा हूँ फिर भी। तो ये फॉर्मूला होता है माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो सफिक्स में, दिख गया ये? यस सर। माइनस पी स्क्वायर यू बार, ठीक है। अब ये यू बार मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखा है, राइट हैंड साइड में भी सी लिखा भी है, तो तो होता है यू सर, बार जी, यू बार सी होता है। हाँ वो सी, मैंने ना लेफ्ट हैंड साइड में भी सी नहीं लगाया, सी का मतलब कोसाइन ट्रांसफॉर्म, वो अच्छा ठीक अंडरस्टूड है कि ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, है। अंडरस्टूड हो है ये, इसलिए सी नहीं लिखा है मैंने। यहां तक दिख गया सबको, समझ में आ गई बात? सर 1 मिनट लिखने दिए। हाँ, लिखो। लिख लिया? यस सर। यस चलो सर। मैं सॉल्यूशन में इरेज कर रहा हूँ।
अब यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जो वैल्यूज हमें दे रखी है उनको हम पुट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में देखिए इस इक्वेशन की जो बॉटम पे मैंने लिखी है, इसमें डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 में क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, बोलो। डेल यू ओवर डेल 0 एक्स 0, तो 0 बोलने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हो, माइनस पी स्क्वायर यू बार, ठीक है। ये आ गया हमारा बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन। लिख दीजिए कि समझ में आ जाइए कैसे लिखी गई है, नोट करते जाइए साथ के साथ। चलिए, तो ये हमारा सॉल्व करके आ गया डेल यू बार ओवर डेल टी डी टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर यू बार, बोलो। यस सर आ गया। अब ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। ये टोटल डेरिवेटिव की, यानी कि इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और ये इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने पढ़ा है, डिप्लोमा पढ़ा होगा ये। वैसे तो आपने 12th किया है तो वहां पढ़ा ही होगा 12th में भी, लेकिन डिप्लोमा होल्डर्स पढ़ते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं लिख देता हूं विच इज ए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री को लीनियर भी बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे लिख देता हूं, ओडीई। और इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, वेरिएबल सेपरेबल करके लिखा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, तो उसको वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि यू बार के टर्म्स एक साथ और टी के टर्म्स दूसरी साइड, इसको लिख सकते हैं डेल यू बार ओवर यू बार इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर डी टी। दिख गया। यस सर। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, याद है कुछ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वेरिएबल सेपरेबल से कैसे निकाला जाता है। तो ये कहती हैं वेरिएबल्स आर सेपरेबल, ये सेपरेट कर दिए मैंने, यू बार का लेफ्ट हैंड साइड में, टी का राइट हैंड साइड में, सेपरेबल, ठीक है, दिख गया। अब इसको इंटीग्रेशन से निकालते हैं सॉल्यूशन, ऑन इंटीग्रेशन दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लीजिए इंडेफिनिट। जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लेते हैं, पहले तो ये बताओ, ये दिख गया सबको, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैंने। यस सर। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं लिखी है दोनों साइड में। तो जब लिमिट नहीं लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। मैं इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को log c लिख रहा हूं बेस e पर। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कुछ भी लिखा जा सकता है, c भी लिखा जा सकता था, a भी लिखा जा सकता था, मैंने log ले लिया क्योंकि ये मुझे मालूम है लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन log मिलेगा, इस वजह से log की फॉर्म में लिखने में थोड़ी सी सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी। आ गई बात समझ में। यस सर। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बता सकते हो क्या होगा, डी यू बार अपॉन यू बार का। दीपक तुम बताओ। बोलो, आता है या नहीं आता, पहले तो ये बताओ। नो सर। नहीं आता। अच्छा, तुम्हें 1/x का इंटीग्रेशन बताया गया था, x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, याद है फॉर्मूला 1/x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। जल्दी जवाब दो बेटा, टाइम वेस्ट मत करो, हाँ या ना का जवाब दो। नो सर। नहीं तो फिर बेटा वो तो याद करना पड़ेगा, यानी कि बहुत बेस कमजोर है। तो ये होता है log x होता है, तो यहाँ पे log u बार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x का काम कर रहा है u बार बेस e पर। दिख गया, ये 12th का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, उससे लिखा है ये मैंने, ठीक है।
ओके Yes, सर। sir. राइट हैंड साइड में माइनस पी स्क्वायर डी टी। अब ये टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो माइनस पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट का काम करेगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। तो माइनस पी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी टी प्लस लॉग सी बेस ई। दिख गया यहां तक सबको? Yes, sir. यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिंप्लीफाई कैसे होगा, आप बता सकते हो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसे? पहले इंटीग्रेशन निकालेंगे राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म को, तो लेफ्ट हैंड साइड में लॉग यू बार बेस ई इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा? बोलो, कोई भी बोलो, डी टी का इंटीग्रेशन। तो डी स्क्वायर टी। अरे डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा भाई, प्लस लॉग सी बेस ई। अगर टी डी टी लिखा होता तब लिखते टी स्क्वायर अपॉन टू। कोई फंक्शन है ही नहीं, वन है तो वन का इंटीग्रेशन जो वेरिएबल होता है वही आ जाता है यहाँ पर, टी के रेस्पेक्ट में टी आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, लॉग यू बार बेस ई माइनस राइट हैंड साइड में जो लॉग सी है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। राइट हैंड साइड में इक्वल माइनस पी स्क्वायर टी आ गया, दिख गया? जी सर। अच्छा, log a माइनस log b का फॉर्मूला याद है क्या होता है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वो फॉर्मूला लग रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। log u बार माइनस log c को क्या लिख सकते हैं अगर फॉर्मूला याद है तो? u by c, log u by c। log u बार अपॉन c, ये फॉर्मूले से लिखा है बेस e पर, और राइट हैंड साइड में माइनस का p स्क्वायर t लिखा जाएगा। अब यहाँ से log हटाना है तो दोनों साइड का एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड का log हटेगा। तो एंटी लॉग लेने पर ये कितना देगा? एंटी लॉग तो समझते हो ना, ई की पावर में टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची है। तो एंटी लॉग लेके क्या वैल्यू मिलेगी पता है? एंटी लॉग तो 10th क्लास में किया होगा, लॉग और एंटी लॉग। नहीं मालूम? तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का लॉग का एंटी लॉग होगा तो एंटी लॉग लॉग को हटा देगा, तो u बार अपॉन c लिखा जाएगा। दिख गया सबको? यस सर। और एंटी लॉग का मतलब पता है, जो बेस होता है, जब यहाँ पे बेस e है तो e की पावर राइट हैंड साइड में e की पावर माइनस पी स्क्वायर टी लिखा जाएगा। माइनस पी स्क्वायर टी पहले से ही, और इसको e की पावर में लिख देते हैं। एंटी लॉग का मतलब अगर बेस e है तो e होता है, बेस अगर 10 है तो 10 की पावर में लिखा जाता है। तो यहाँ से u बार कितना आया? c इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर टी आया। दिख गया? नोट करते जाइए साथ के यस सर। साथ, क्योंकि इरेज कर रहा हूँ, स्पेस नहीं है। अब u बार का मतलब क्या है? ये किस किस का फंक्शन है? p कॉमा t का फंक्शन है u बार। और u हमारा x और कॉम, u जो है ऊपर है वो दिख रहा है आपको, u जो है वो x और t का फंक्शन है, लेकिन u बार जो फंक्शन होता है वो x को किस में कन्वर्ट कर देता है? p में कन्वर्ट कर देता है, पैरामीटर में। ये तो मालूम ही है ना? तो u बार का मतलब है, u बार जो है p कॉमा t का फंक्शन है, पैरामीटर कॉमा t। तो इसलिए मैंने u बार को u बार p कॉमा t लिख दिया, एक ही मतलब है वो, तो बस समझ में आना चाहिए ये किसका फंक्शन है। ठीक है, इसको नंबर 1 मान लीजिए। अब यहां से मुझे u चाहिए, u बार से u निकालने के लिए कैसे करते हैं? पहले हमें ये c और निकालना पड़ता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकल आता है इसलिए निकाल लेते हैं, अगर नहीं निकल पाता तो नहीं निकालते इसे। और ये इनिशियल कंडीशन से निकलता है। कैसे निकलता है?
तो हम क्या करते हैं, इस u बार की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे निकालते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट चाहिए हमें। c समझ में आ रही है बात? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो पुट t इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, ये इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू 0 हमने अपनी तरफ से ले ली, क्योंकि ये टाइम होता है जनरली। वैसे तो इस क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है टाइम, लेकिन जनरली टाइम होता है, इसलिए हम इसमें t की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट में रखेंगे t इक्वल टू 0, तो u बार p कॉमा 0 लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, दिख गया? Yes, sir. और राइट हैंड साइड में इक्वल का साइन c e की पावर माइनस p स्क्वायर इंटू 0 रख देंगे, दिख गई राइट हैंड साइड? यस सर। Yes, sir. तो लेफ्ट हैंड साइड तो अभी सिंप्लीफाई नहीं होगी, लेकिन राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो जाएगी। e की पावर कितना आ गया, p स्क्वायर का 0 से मल्टीप्लाई 0. करेंगे तो कितना लिखेंगे, 0, यानी कि e की पावर माइनस 0 0, और e की पावर माइनस 0 की वैल्यू 1 1, तो c इंटू 1, यानी कि u बार p कॉमा 0 इक्वल टू c आ गया, नंबर 2 मान लीजिए इसे, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ये राइट साइड में जो लिखा है इरेज कर देता हूँ इसे। नोट कर लिया होगा सबने? यस Yes, सर। sir. चलिए, तो अब मुझे u बार चाहिए, u बार और चाहिए तो c मिल जाएगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में c की वैल्यू u बार p कॉमा 0 है। तो ये कैसे निकलेगी देखते हैं। इधर ही लाइन खींच के मैं दोबारा से लिख रहा हूं। बट u बार p कॉमा 0 ये किसके बराबर होगा? देखिए u बार क्या है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। u बार का मतलब मैंने बताया था ना, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। Yes, sir. और p कॉमा 0 ये लिखा जाएगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को लिखेंगे इंटीग्रेशन, फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, 0 से इंफिनिटी उसकी लिमिट, और अंदर क्या आएगा u x कॉमा 0, क्योंकि t 0 है बाहर तो अंदर भी t 0 होगा। देखो राइट हैंड साइड में, Yes, sir. और क्या आएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में और क्या आएगा, कोसाइन ट्रांसफॉर्म है ये, cos px dp, सॉरी dx, x के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा, p के रेस्पेक्ट में क्यों लिखा जाएगा, x के रेस्पेक्ट में, dx cos px dx। बोलिए समझ में आई बात? Yes. ओके सर। अब देखिए u बार ब्रैकेट के अंदर p कॉमा 0, अब ये लिमिट 0 से इन्फिनिटी u x कॉमा 0। अब सेकंड कंडीशन देखिए, मैं टिक लगा रहा हूं, सेकंड कंडीशन क्वेश्चन की दे रखी है हमें, u x कॉमा 0 इक्वल टू x व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड 0 व्हेन x ग्रेटर देन 1, ये दे रखी है। तो ये फंक्शन दे रखा है, कहने का मतलब है सेकंड जो कंडीशन है वो u x कॉमा 0 की वैल्यू दे रखी है या फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, आइडिया दे सकते हो कैसे? मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसको कैसे लिख सकते हैं, बोलो आइडिया है कुछ कैसे लिखेंगे इस फंक्शन को? क्योंकि फंक्शन हमें ब्रेकअप फॉर्म में दे रखा है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में दे रखा है, तो ये लिमिट चेंज होगी। देखो जब x की लिमिट 0 से 1 के बीच में है तब x 1 है, तब u 1 है, सॉरी तब u x है, और यहां पर ये 0 से इंफिनिटी है लिमिट इंटीग्रेशन की। तो अब ये इस लिमिट को हम कन्वर्ट करेंगे दिए गए फंक्शन के हिसाब से। तो पहले हम लिखेंगे 0 से 1, इंटीग्रेशन को ब्रेकअप करेंगे 0 से इंफिनिटी को, u x कॉमा 0 cos px dx प्लस, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज से लिख रहा हूं मैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन तो जानते हो ना, और
ये फर्स्ट इंटीग्रेशन आ गया 0 से 1 u x, 0 cos p x dx, और सेकंड इंटीग्रेशन प्लस में लिखा जाता है। जो अपर लिमिट 1 थी अब वो लोअर लिमिट बन जाएगी सेकंड इंटीग्रेशन की, और फाइनल लिमिट क्या थी, इन्फिनिटी। ऊपर देखो u बार p, 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, तो अपर लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी सेकंड इंटीग्रेशन की, और फंक्शन u x, 0 cos p x dx। ठीक गया? यस सर। सर अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दे रखा है सेकंड वाला कंडीशन में क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू u x, 0 पुट करेंगे, क्योंकि लिमिट ब्रेकअप हो गई 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी में। तो 0 से 1 है जब, तो u x, 0 कितना है, एक्स। x लिख देंगे u x, 0 की जगह, मल्टीप्लाई में cos p x dx, प्लस सेकंड इंटीग्रल में लिमिट है 1 से लेकर इंफिनिटी, u x, 0 कितना लिखा जाएगा उस समय जीरो। सेकंड वाले इंटीग्रल में, 0, क्योंकि जब x ग्रेटर देन 1 है, क्वेश्चन में देखो x ग्रेटर देन 1 है, मैं सर्कल बना रहा हूं, तो वैल्यू जो है 0 है। और जब सेकंड इंटीग्रल हम नीचे देख रहे हैं जिसकी लिमिट 1 से इंफिनिटी है, तो ये ग्रेटर देन 1 की तो बात हो रही है, 1 और ग्रेटर देन 1, 1 से इंफिनिटी का मतलब यही तो हुआ। वन से लेकर यस सर। इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर का मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस इनफिनिटी तक, तो उस समय ये फंक्शन 0 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 0 इंटू कॉस पी एक्स डी एक्स, ये सेकंड इंटीग्रल लिख दिया हमने। अब सेकंड इंटीग्रल दिख गया सबको? यस सर। सर सेकंड इंटीग्रल 0 हो गया क्योंकि फंक्शन 0 है। यस सर। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में जो सेकंड टर्म है वो 0 बन गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, अब मैं इधर सोल्यूशन में दोबारा इधर से लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ टॉप पर, u बार ब्रैकेट के अंदर p, 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट 0 से 1 है, x cos px है, dx है, प्लस सेकंड इंटीग्रेशन 0 हो गया जिसकी लिमिट 1 से इंफिनिटी थी। समझ में आ गई बात? यस सर। अब ये जो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप लोग, ये 12th लेवल का इंटीग्रेशन है, x मल्टीप्लाई बाय cos px का इंटीग्रेशन इस मेथड से होगा, ये बता सकते हो? इसको सॉल्व किस मेथड से करेंगे? दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ये, सर हाईलाइट से करेंगे सर, यूवी वाला जो था हमने। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, बाय पार्ट्स। है ना? जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है इंटीग्रेशन में, तो उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन पार्ट जैसे अपनी आपने कहा u और v, फर्स्ट फंक्शन x ले लो, फर्स्ट को x ले लो आइलेट रूल से, और सेकंड cos px ले लो। आइलेट रूल तो जानते हो, ILATE, I का मतलब इनवर्स, L का मतलब लॉगरिथमिक, A का मतलब अलजेब्रिक, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, E का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो ये x कैसा है, अलजेब्रिक, देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ A के नीचे, दिख गया? यस सर। cos px ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसको T के नीचे अंडरलाइन कर दो, तो दिख गया? यस सर। Yes, sir. तो A पहले आ रहा है T से, आइलेट में A पहले, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को सेकंड मानो, इसलिए मैंने x के नीचे 1 लिख दिया, cos px के नीचे 2 लिख दिया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट के एक फॉर्मूला होता है, एक ही लाइन में लिखा जाता है, वो फॉर्मूला मैं टॉप पर लिख देता हूं, जरा से ध्यान से देखना है ना। और लिख रहा हूं इंटीग्रेशन u इंटू वी का, x के रेस्पेक्ट में, u और v हमारे x के फंक्शन है, लिखा टॉप पर, इंटीग्रेशन u इंटू वी यस सर dx। ये होता है अगर u को फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, v को सेकंड फंक्शन मान रहे हैं, तो u फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को मैं सफिक्स में लिख रहा हूं v1। ठीक गया? यस सर। माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन u की बारी आई, इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को मैं डैश से लिख रहा हूं, तो u डैश, एक बार डिफरेंशिएशन u का, दिख गया ये? यस सर।
मल्टीप्लाई बाय b1 का एक बार और इंटीग्रेशन कर दो, यानी कि b2 कर दो। ठीक है, यस सर। एक एक चीज समझा रहा हूं, मुझे ध्यान से समझना। फिर देखो, ऑल्टरनेट, पहले प्लस था, फिर माइनस था, फिर प्लस आएगा। पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, u डबल डैश, u डैश हो चुका था, अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो u डबल डैश आ जाएगा। बोलो। यस सर। अब b2 हो चुका है, यानी कि दो बार इंटीग्रेशन को, अब तीसरी बार इंटीग्रेशन होगा, यानी कि b3 मल्टीप्लाई बाय b3। दिख गया? यस सर। अब देखो, प्लस के बाद फिर माइनस आएगा, फिर नेक्स्ट चलेगा, तीन बार डिफरेंशिएशन है, u ट्रिपल डैश, क्योंकि दो बार तो हो चुका, अब तीसरी बार होगा डिफरेंशिएशन u का, मल्टीप्लाई बाय चौथी बार इंटीग्रेशन होगी, यानी कि b4 मल्टीप्लाई बाय b4। दिख गया ये सबको? यस सर। यस और सर। ऐसे ये प्लस माइनस करके कब तक चलेगा? जब तक कि जीरो नहीं आ जाए, एंड नहीं हो जाए। एंड का मतलब जीरो नहीं आ जाए, जीरो आता है इसलिए कह रहा हूं जीरो, और जिसमें जीरो नहीं आता उसमें ये फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल होगा। तो इसमें x और cos px में जीरो बनेगा, इसलिए मुझे बाई पार्ट से इसको सॉल्व करना है, नहीं तो किसी और मेथड से सॉल्व करते, सब्स्टिट्यूशन वगैरह, सब्स्टिट्यूशन लगेगा नहीं यहाँ पे। तो फर्स्ट फंक्शन, अब देखो ऊपर वाला फॉर्मूला एज इट इज, x आ गया, cos px सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, cos px का इंटीग्रेशन बोलिए क्या होगा x के रेस्पेक्ट में? cos px का इंटीग्रेशन क्या होता है? आता है नहीं आता, पहले तो ये बताइए दीपक। सर ये आपने बताया सर पहले, माइनस साइन स्क्वायर एक्स शायद ऐसा ही कुछ। अब देखिए, जो बताया था वो भी तुम्हें याद नहीं है। cos px का इंटीग्रेशन मा, होता है sin p, माइनस नहीं होता, माइनस एक्स। वो डिफरेंशिएशन होता है भाई मेरे, माइनस में ये इंटीग्रेशन है, sin px अपॉन p। ठीक गया? यस cos सर। px का इंटीग्रेशन होता है sin px अपॉन p। अब माइनस लगाओ फॉर्मूले में, u डैश यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना होगा? बोलो दीपक, बताओ जल्दी से, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? सर 1। 1। और sin px का, अब sin px अपॉन p का एक बार और इंटीग्रेशन करो, अब क्या लिखा जाएगा इंटीग्रेशन sin px अपॉन p का? p तो कांस्टेंट है, चलो sin px का इंटीग्रेशन क्या होगा? दूसरा बोलो, दूसरे जो स्टूडेंट है बोलिए। cos px। माइनस का cos px, माइनस लगता है इसमें, अपॉन Yes, p, और p पहले से ही मौजूद है तो p स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक गया? yes sir। अब माइनस के बाद फिर प्लस साइन लगाएंगे, और देखो 1 है, 1 का डेरिवेटिव कितना होगा? 0, Yes sir। कांस्टेंट है ना, तो ये यहीं पे जीरो आ गया। मैंने कहा था जहां जीरो आ जाए वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, जीरो मल्टीप्लाई बाय जो भी टर्म्स आएगा वो जीरो ही कहलाएगा, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसकी लिमिट 0 से 1, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 थी। दिख गया सबको? Yes sir। तो u बार p कॉमा 0 नेक्स्ट लाइन में आएगा। अपर लिमिट 1 रखिए अब x की, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में था तो लिमिट भी हमारी x की है, x की वैल्यू 1 रखिए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय साइन p x में 1 रखिए x, तो साइन p अपॉन p, ये माइनस और माइनस प्लस दिख गया सेकंड टर्म। यस सर। Yes। अब इसमें x की वैल्यू 1 रखो तो cos p अपॉन p, p स्क्वायर सॉरी, तो ये मैंने अपर लिमिट रख दी x की वैल्यू 1। फिर माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं और x की वैल्यू लोअर लिमिट रख देते हैं। x की लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पर? 0।
जीरो तो सर। जब फर्स्ट टर्म में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय साइन 0 अपॉन p, तो 0 का मल्टीप्लाई करने पे 0 ही मिलेगा टर्म। यस सर। अच्छा, सेकंड टर्म माइनस माइनस प्लस है, लेकिन बाहर माइनस है ये, तो अंदर वाला प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए माइनस साइन लगा दिया 0 के बाद। ठीक है ना? यस सर। और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 अपॉन पी स्क्वायर कितना लिखा जाएगा? क्योंकि x की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 p इंटू 0 0, यानी कि cos 0। cos 0 की वैल्यू मालूम है क्या होती है? 10th क्लास में पढ़ी होंगी cos 0 की वैल्यू सर 1। 1, और नीचे पी स्क्वायर है ये, तो ये लोअर लिमिट हमारी कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा u बार p कॉमा 0 इक्वल टू साइन p अपॉन p प्लस कॉस p अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर। ठीक है? कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब ये जो वैल्यू आई है u बार p कॉमा 0 साइन p अपॉन p प्लस कॉस p अपॉन p स्क्वायर माइनस p माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर, ये कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। पुट इन सेकेंड। तो यहां से दिख गया, पुट सेकेंड क्या है? c के बराबर है, u बार p कॉमा 0 इक्वल टू c, यानी कि ये c की वैल्यू आ गई आपके पास। बोलो, अगर ये सेकंड में रखेंगे तो u बार p कॉमा 0 c के बराबर ही है, तो ये हमारा c सर इक्वल टू आ गया साइन p अपॉन p प्लस कॉस p अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर। और ये अब ये c की वैल्यू कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। 1 में। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। तो 1 में रखने पे हमें क्या मिल जाएगा? बोलो, इक्वेशन नंबर 1 में रख के क्या मिलेगा? u यू बार बार पीटी। p कॉमा t, वो हमें चाहिए था पूरा। तो पुट इन फर्स्ट रखिए 1 में, दिख गया? इसलिए u बार p कॉमा t इक्वल टू c कितना है? साइन p अपॉन p प्लस कॉस p अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा था 1 इक्वेशन में? ई की पावर माइनस ई p स्क्वायर बट। स्क्वायर t, बाय नहीं मल्टीप्लाई, t सॉरी। स्क्वायर t। दिख गया? ये नंबर 3 मान लीजिए। यस। अब हमें क्या करना है? हमें चाहिए सोल्यूशन इक्वेशन का, यानी कि u चाहिए। u का मतलब x कॉमा t, u x कॉमा t चाहिए। जब मुझे u बार मालूम है तो इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से मैं लिख सकता हूं ना u x कॉमा t। तो फ्रॉम इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, क्योंकि मैंने कोसाइन ही लिया था ना, इसलिए दोबारा से उसका इनवर्स लिया जाएगा, उसी का इनवर्स लिया। फ्रॉम इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है? u x कॉमा t, 0 नहीं आएगा, t आएगा। बोलिए, फॉर्मूला इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई 2/5 होगा? 2 अपॉन पाई से। सर। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 0 से से infinity। इंफिनिटी u बार p कॉमा t इंटू कॉस पी एक्स डी पी। अब ये डी पी लिखा जाएगा p के रेस्पेक्ट में, इनवर्स जो है पैरामीटर के रेस्पेक्ट में होते हैं। दिख गया? अभी आंसर है ना, यस स्पेस सर। कम है, मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखूंगा, क्योंकि ये हटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये स्पेस नहीं है तो आपको पूरा आंसर दिखेगा नहीं।
मैं यहीं पर ही लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ इरेज करके सॉल्यूशन के सामने। और ये तीसरी कंडीशन लिखी ना क्वेश्चन में, u x, t इज बाउंडेड। ये बाउंडेड होता है तभी ये सोल्यूशन एप्लीकेबल होता है, इसलिए थर्ड कंडीशन लगेगी नहीं, लेकिन फंक्शन ही बाउंडेड होना चाहिए u, और ये हम मान के चलते कि फंक्शन हमारा बाउंडेड ही है। आ रही है बस समझ में? तो देखो u x, t आ गया हमारे पास, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। कौन सी वैल्यू? इंटीग्रेशन के अंदर वाली वैल्यू। तो u x, t इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी u बार p, t अभी हमने निकाल ही लिया इक्वेशन नंबर 3 से, साइन p अपॉन p प्लस कॉस p अपॉन p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर और e की पावर माइनस p स्क्वायर t। ये तो हो गया हमारा u बार p, t, और मल्टीप्लाई में किसका होगा? cos px का इंटू dp। dp भी इसके बगल में लिख दो, इरेज कर देता हूँ इसे। dp ये बॉक्स में लिख देता हूँ, ये आंसर हो गया। दिख गया ये आंसर सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो ये सोल्यूशन है, और अब तुम इसके फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे कर सकते हो। आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ, बस ये देखना होगा कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगेगा या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगेगा। ये हमारा आंसर फाइनल मिल गया। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा एग्जाम में। नोट कर लिया? यस सर। हटा दूं Yes, इसको sir. पीपीटी को? यस Yes, यस sir. सर। ईमानदारी से मेरी क्लास के बाद कर लेना, अगर तुम्हें अपना ये सीखना है तो, नहीं सीखना है तो फिर बात अलग है। ठीक है, जी सर। अटेंडेंस ले लेते ओके सर। अटेंडेंस ले लेना। मैं पूछूंगा आप लोगों से नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा लेक्चर होगा, आप इसको ना अच्छी तरह से कर लो, 10 नंबर तैयार हो जाएंगे तुम्हारे आज ही। ठीक है, sir. जी सर। टाइम वेस्ट मत करना इसको। एक क्वेश्चन ये